बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गरज रहे थे। अब जो बातें बिलावल साहब ने की ये कोई नई नहीं है। इस हुकूमत के हवाले से अपोजिशन का क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन क्रिटिसाइज करती है। कुछ फोकस्ड बातें आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से उनका जवाब लेने की। जो ब्रॉडर स्टेटमेंट था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब ये जो आर्गुमेंट है क्वेश्चनेबल है, इसलिए क्योंकि क्या वाकई 2 साल के अरसे के ऊपर आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है? क्या वाकई ऐसे इश्यूज, ऐसे स्कैंडल्स इस हुकूमत के 2 साल में आ चुके हैं जिनके ऊपर ये बेस किया जा सके या फाइनलिटी के साथ ये कहा जा सके कि वाकई ये तारीख की सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत है? इसके ऊपर प्रोग्राम में बात होगी। और हवाला जिस रिपोर्ट का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे थे, वो रिपोर्ट हमारे पास है। आज मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर उसके ऊपर बात भी हुई। अपेरेंटली ये के इलेक्ट्रिक का के अंदर जो मेगा करप्शन थी और अबराज ग्रुप की, इस एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसके अंदर FIA ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, और अगर इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा जाए तो लगता ये है कि ये इंक्वायरी जब हुई, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आई, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी, लेकिन उसके अंदर जो बातें आई वो आज तक बाहर नहीं आई। ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई, ये रिपोर्ट लीक हुई है। अगर लीक हुई है तो बिलावल भुट्टो साहब के पास कैसे आई है? सवाल ये भी है, हुकूमत ने इसको ओन क्यों नहीं किया? क्या हुकूमत इसके हवाले से ये बता सकती है कि रिपोर्ट असली है, जाली है, इसको खुद बनाया गया है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी करप्ट हो गई है कि 2 साल के अंदर ही उसके ऊपर ये वर्डिक्ट आ जाए? मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। जनाब हमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका। नफीसा शाह साहबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा आपका भी। जारी बात है, आज जो बिलावल साहब ने कहा हुकूमत का ही जवाब बनता है सबसे पहले। बट हमायूं साहब, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो कि बिलावल साहब ने की हैं। मैंने उनके क्लिप्स भी आपको दिखा दिए। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये परसेप्शन क्यों बिल्ड हो रहा है कि आपकी हुकूमत, चलें वो कहते हैं करप्ट है या नहीं है, ये भी आर्गूमेंट्स में पता चलेगा कि जो इश्यूज या जो स्कैम्स या स्कैंडल्स आते हैं जिनकी इवन इन्वेस्टिगेशन भी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। BRT एक सफ़ेद है, वो आप ना माने या मैं ना मानूं वो और बात है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके ऊपर इंक्वायरी या ट्रांसपेरेंसी उस तरह से नहीं दिखाई देती जिस तरह से दिखाई देनी चाहिए। अगर उसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों चाहती है कि वो स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर रहे? और सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड करवाया है। ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। ये एक मिसाल है, ऐसी बहुत सी मिसालें और भी हैं। ये परसेप्शन क्यों बन रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ? ऑब्वियसली बन नहीं रहा जी। आजकल आपने देखा है कि इल्ज़ाम तराशी दोबारा शुरू हो गई है। ये जो GIT की रिपोर्ट्स थी, आधी रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने इशू कर दी, बकाया रिपोर्ट अलीज़ादी के पास मौजूद थी। उसके बाद एक बहस व तकरार शुरू है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का इशू है, तो इस वक्त प्रोसिक्यूशन बेसिकली एक कन्फेशनल रिपोर्ट है GIT। इसके आगे जो प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ऑलरेडी ज़हर बलोच पे तो मेरे ख्याल 50-60 मुकदमे ऑलरेडी हैं। जो बल्दिया की रिपोर्ट थी, फैक्ट्री में आग लगी थी, वो भी प्रोबेबली सब जुडिस है इस वक्त। जी। ये ज़्यादा एक पॉलिटिकल सा इशू बना हुआ है। बहुत अजीब व गरीब बात है कि दूसरा जो सेक्शन था रिपोर्ट का जो अलीज़ादी के पास है, वो क्यों नहीं पब्लिश किया गया? और क्योंकि हमारी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सिंध गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मुनीफ फारूक। आपको याद है कि जब NRO आया, जो मुल्क की तारीख का एक ही एक्चुअली NRO आया 2007 का, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नल एंड वॉइड करार दिया। इसमें कोई 7-8 हज़ार ऐसे केसेस थे जिसमें NRO वो रिलीफ मिली थी। आप मुझे जरा एक केस का बता दीजिए। उसके बाद ये सारे के सारे केसेस अदालतों में गए,
आप मुझे एक केस के बता दीजिए उन 7-8 हजार केसों में जो ज्यादातर सियासी लोगों ने वो उसमें रिलीफ ली थी, अच्छा। उसमें कोई अंजाम निकला हो या कोई मुलजिम करार 8,000 में चले 8,000 में से कुछ तो नहीं निकला, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था सिंध गवर्नमेंट पे और हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो सुओ मोटो एक्शन लें। अब आगे बात अबराज पे। अबराज की मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूं। अबराज एक बहुत बड़ा कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, आरिफ नकवी। जो कामयाब बिजनेसमैन जो होते हैं उनके हर दौर में सियासी लीडरशिप के साथ उठना बैठना सलाम दुआ होती है। ठीक है। ये जो कराची इलेक्ट्रिक है, ये सबसे पहले शौकत अजीज साहब ने प्राइवेटाइज की। इसमें एक सऊदी इन्वेस्टर आया था जी जी। और उस सऊदी इन्वेस्टर ने फिर जब पीपल पार्टी का दौर आया 2008 से 13 का, तो वो सऊदी इन्वेस्टर के जरिए अबराज आई। ये दौर पीपल पार्टी का था, ठीक है, जिसमें अबराज एक्चुअली कराची इलेक्ट्रिक में शामिल हुई। ये अबराज एक नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। आई अंडरस्टैंड सर। 4-5 साल कंपनी को चढ़ाते हैं और है। फिर बेचते हैं, जो कि अबराज ने किया और वो शंघाई को ले आया। अनफॉर्चुनेटली अबराज अब लिक्विडेट हो चुकी है और ये सारी उसकी कार्रवाई डेलॉयट जो है वो लिक्विडेटर है, वो डेलॉयट के। अच्छा अमानी साहब, इफ यू अलाउ मी टू से समथिंग सर, आप ये अबराज का या आरिफ नकवी के हवाले से उनका प्रोफाइल या अबराज क्या था, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। सिंध साहब ने उसका जिक्र कर दिया। अब इशू ये है, आपने उज़ैर बलोच के हवाले से बात हो गई, बट वो तो चले पॉलिटिक्स हो सकती है। सिंध हुकूमत ने आपके मुताबिक एक जारी की, एक अली जैदी साहब ने जारी कर दी, फाइन। बट इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए, आपने कहा सलाम दुआ होनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो FIA ने रिपोर्ट की, आपकी हुकूमत ने 6 से 8 घंटे हो चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये रिपोर्ट तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी है। ना हुकूमत ने यह कहा है कि ये रिपोर्ट है ही नहीं सिरे से, ना हुकूमत ने यह कहा है कि ये रिपोर्ट है। इसके अंदर एक कुछ 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। आपने कहा सलाम दुआ होती है, फाइन, बिल्कुल सलाम, जो बड़े ग्रुप्स के लोग हैं, हुकूमती लोगों से भी मिलते हैं। इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि आरिफ नकवी, owner founder of the Abraj Group, who has recently been arrested in UK for defrauding the US investors and sources have informed that he had close ties with the renowned politicians including Prime Minister Imran Khan. Arif Naqvi is not only a close friend of Prime Minister Imran Khan but also major source of PTI's foreign funding during the last election. ताल्लुक होना ये अपनी बात है, सवाल ये है कि चले सर बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर इसमें कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इसके बारे में खामोश क्यों है? या जारी करे या बताए नहीं ये रिपोर्ट है ही झूठी, इसमें कुछ है ही नहीं। आई एम श्योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, ये एक रिपोर्ट है और अगर आपने इस रिपोर्ट का जिक्र किया है जी, तो मैं भी चंद गुजारिशात कर दूं। मैंने एक हिंट दिया था जी कि ये जो अबराज की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आई है कराची इलेक्ट्रिक में, ये पीपल पार्टी के जमाने में आई जी। दुनिया जानती है। अगर आप बात यही करना चाहते हैं, मैं आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन आपने टॉपिक छेड़ा। दुनिया जानती है कि जिस किस्म के कंसेशंस, चाहे वो गैस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैस सप्लाई हो या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को या जनरेशन नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो कोई भी नहीं हुई। और वो दौर पीपल पार्टी का था, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था गैस का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सबसे नेचर ऑफ कंप्लेंट भी यही था। ठीक, अच्छा ये नफीसा शाह साहबा, मैं यहाँ पर ये जुबैर साहब, क्योंकि मैं परसेप्शन की बात हुई थी, मैंने हमायूं साहब से कहा था, उनसे सवाल भी ये पूछा था कि आपकी हुकूमत के बारे में क्या, उन्होंने नेचुरल बात है उज़ैर बलोच की बात की। फिर उन्होंने खुद, जब मैंने अबराज का जिक्र किया था, तो उन्होंने फिर चाहा कि इस बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स बयान किए, आरिफ नकवी कौन थे, तो मेरे सामने जो फैक्ट था मैंने वो बयान किया। बट नेचुरल बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसे हाईलाइट किया गया है। जो बात कम से कम आज की गई है अभी हमायूं साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का दौर था, इसके अंदर ये सब कुछ हुआ। यू ऑल्सो बीन फॉर्मर गवर्नर सिंध। के इलेक्ट्रिक का मामला, कराची की लोड शेडिंग या आज जो हालात हैं,
क्या वाकई इसको किसी एक वक्त में डाला जा सकता है, किसी एक हुकूमत पे, किसी एक पार्टी पे, कि नहीं जी आरिफ नकवी का ताल्लुक तो हर किसी से था? आई रिमेंबर शायद PMLN के ऊपर भी इल्जामात लग रहे थे कि उनकी जमात के अंदर भी लोग हैं या क़यादत के अंदर है, वहां पर भी बड़े कंसेशन दिए गए। देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। वो उसमें लिक्विडेशन में, मैं उस व्हाट आर बी डिस्कसिंग डिलॉयट हैं, उससे क्या ताल्लुक है कि कौन उनके लिक्विडेटर्स हैं। असल इशू है कि आरिफ नकवी के हवाले से आज एक उस रिपोर्ट का उन्होंने इशारा दिया है और बताया है कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है बिलावल ने, तो उसको आपने आंसर करना था कि जी बिल्कुल ये हकीकत है कि आरिफ नकवी बहुत ज़्यादा क्लोज है और इल्ज़ामात उनके खिलाफ जब इंक्वायरी ओपन हो चुकी थी और सीरियस इंक्वायरी फ्रॉड की ओपन हो चुकी थी, ही वाज अटेंडिंग मीटिंग्स इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विद मिस्टर इमरान खान। सो दैट इज़ अ सीरियस चार्ज कि भाई जब आपको डिस्टेंस करना चाहिए था आपने उस वक्त भी नहीं किया, आपकी इतनी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप। सो PTI हैज़ टू कम गुड ऑन दिस लाइक सेवरल अदर केसेस। आपने करप्शन का जिक्र किया था कि PTI पर क्यों करप्शन के, पहले तो एक जो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स का इमरान खान ने बताया था, बिकॉज वो सबसे बड़े पाकिस्तान में आज तक लीडर पैदा हुए हैं और उन्होंने हमें बताया था कि करप्शन होती क्या है। और उन्होंने कहा कि जब महंगाई हो जाए, दूध की कीमत बढ़ जाए तो समझो हुक्मरान करप्ट है। ये पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। गैस की प्राइसेस बढ़ जाए तो समझ लो हुक्मरान करप्ट है, ये उन्होंने कहा था ना। तो अगर उसके हिसाब से देखें कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा महंगाई अगर हुई है तो वो PTI की हुकूमत में हुई है और बतदरीज जारी है, 2 साल हो चुके हैं कंटिन्यूसली ऑन अ हाई। ठीक है, सो अगर तो ये करप्शन की वजह से होती है महंगाई, तो PTI सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत है। दूसरी बात जो आपने जिक्र भी किया था जी, एक तरफ आप करप्शन का नारा, मैं मुनीब कंप्लीट करूं, एक तरफ आप करप्शन का नारा लगा के आते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर आते हैं, दूसरी तरफ आप जितने भी करप्शन के हाई प्रोफाइल केसेस हैं आप आगे बढ़ के उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, आपने एक जिक्र किया था BRT का जिसमें FIA को कहा गया 45 डेज में सुप्रीम कोर्ट से। फॉरेन फंडिंग का केस 5.5 साल से चल रहा है, 25-26, ये कहते हैं ना पापड़ वाला अकाउंट फलाना अकाउंट फलाना, भाई उसमें भी अकाउंट्स ही का जिक्र है और उसमें शायद अबराज के आरिफ नकवी की भी फॉरेन फंडिंग होगी शामिल, और उसके सिग्नेटरीज आरिफ अलवी साहब हैं जो हमारे सदर मुमलिकत हैं, इमरान खान है जो वजीर आजम पाकिस्तान है, और भी सरकर्दा रहनुमा इनके। तो आपने उसको ब्लॉक करवाया है। आप क्यों ब्लॉक करवाते हैं? जब एहतसाब कमीशन का वहां KP में हुआ था पिछले इतवार में, तो आपने ब्लॉक करवा दिया था, आपने बंद कर दिया, आपने ताले लगा दिए और बड़े कैजुअली ये कहते हैं। आपके नजदीक इसलिए परसेप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, आपके नजदीक सर इसलिए परसेप्शन बढ़ रहा है बिकॉज़ परसेप्शन नहीं, रियलिटी है भाई। जब आप ब्लॉक करेंगे, जब एक ब्लॉक करेंगे, जब आप आगे बढ़ के ब्लॉक करेंगे और बार बार ब्लॉक करेंगे और पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, कल जाके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दें और कुछ नहीं करना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। चले ठीक है, आई होप द गवर्नमेंट रिप्लाई, आई होप द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। नफीसा शाह साहब, अब आपने अब ये जबान क्योंकि इसी तरह की इस्तेमाल होने लग पड़ी है, अली जैदी साहब की ट्वीट थी, मुझे वो ट्वीट पढ़ के हैरानी हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। वो ट्वीट अली जैदी साहब की टाइमलाइन पे मौजूद है, सख्त ज़बान थी, लेकिन कुछ देर पहले मैंने देखा शफकत महमूद साहब ने भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, शफकत साहब बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने भी ऐसी ही मोर और लेस ज़बान इस्तेमाल की जिसमें शफकत साहब ने भी ये कहा। अब ये जो परसेप्शन है, या जुबैर साहब कहते हैं रियलिटी है कि नहीं करप्ट है, नहीं, आपको वाकई लगता है कि 2 साल के ऊपर आप इन्हें कह देंगे ये करप्ट है? वो हुमायूं साहब भी कहते हैं इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात तो लगते हैं पर जमातों के ऊपर, आपने इन्हें कह दिया सबसे करप्ट है, तारीखी तौर पर सबसे करप्ट है। देखिए, सबसे पहले जो आपने इनकी जबान की बात की, तो ये अक्कासी करती है कि जो इनमें फ्रस्ट्रेशन इस वक्त आ गई है कि ना इनके पास दलील है ना इनके पास जवाब है, और जो रिपोर्ट्स इन्होंने खुद कमीशन की हुई हैं ये इनके दौर की रिपोर्ट्स हैं जो इनको इम्प्लिकेट कर रही हैं। उसमें शुगर रिपोर्ट आपने देखा कि उसमें सबसे बड़ा शेयर जो लूट मार का है, जो सब्सिडीज का है, वो इनसे मुसल्लिक जो आज भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं या इनके फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बगैर ECL के बाहर बैठ गए, टेनिस खेल रहे हैं, व्हाटएवर ही इज डूइंग, तो ये सारी रिपोर्ट्स इनकी कमीशन दी हुई है। और ये जो FIA की रिपोर्ट है, ये भी FIA इनके ज़ेर निगरानी डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ FIA, द कैबिनेट, और आई थिंक इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन इनकी कैबिनेट के अंडर है FIA,
और खुद वो अपॉइंट करते हैं उनके हेड्स जो डायरेक्टली डीजीज हैं व्हाटएवर। तो अब वो इम्प्लीकेट कर रही हैं इनको, खुद प्राइम मिनिस्टर को या उनकी एसोसिएशंस को। तो ये सिर्फ रूमर नहीं है, अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। और पिछले 1-2 साल से तो हम देख रहे हैं कि कोई भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आ रही है तो वो ब्लॉक की जा रही है। ये जो ईसीपी का केस था, ये खुद एक्सप्लोसिव केस है और इसमें एलिगेशन यही है कि मेन फाइनेंसर जो है वो यही हुजूर है जिनका इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, और ये एविडेंस ये सरफेस पर नहीं लेके आना चाह रहे हैं। और इसी वजह से आपको याद होगा कि इन्होंने ईसीपी में जो मेंबर्स की तैनाती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, उसमें गैर कानूनी तरीके से प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की विच वर टोटली अगेंस्ट द रूल्स, और उसको ईसीपी ने रिटर्न किया। तो ये सारी चीजें जो इनके शेल्टर के अंडर करप्शन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस आ रहा है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में एक चीज आई हुई है, इनको जवाब देना है। जब जवाब नहीं होता तो जाती हमले कर देते हैं। देखिए जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्जामात है, हर चीज वो नैब के अंडर है। इसके 50-50 उन्होंने एक इशू के ऊपर 50-50 रेफरेंसेस बनाई हैं और वो जेलें भुगती हैं बेगुनाह लोगों ने। वो अभी सारी कोर्ट्स में हियरिंग्स चल रही हैं, चार्जशीट्स चल रही हैं, लेकिन जो इनके ऊपर गंद और गबार निकल रहा है यके बाद दीगरे। कल आपने एक सुनी होगी रिकॉर्डिंग, अगेन लीक्ड रिकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि कोविड फंड्स जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर जो स्पोक्स पर्सन है, जिसके मिनिस्टर है, और वो अजमल वजीर साहब वो अपॉइंटी हैं। खुद खान साहब ने उनको सेंटर से भेजा, इस्लामाबाद में रहते हैं। तो ये सारी चीजों के जवाब एटलीस्ट उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया ना। वो गवर्नमेंट क्या कहती है कि किसी ने गलत किया, हमने उससे हटा भी दिया। बट ये जो मेन आर्गुमेंट है कि कौन सा करप्ट कौन कम करप्ट, एक फैक्ट है जो कि मैं नफीसा शाह साहबा परसेप्शन है ना। अब जारी बात है इस हुकूमत के दौर में जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आया, जारी बात है अपोजिशन अगर हुकूमत डिटीरियरेट करती है तो अपोजिशन उसे हाईलाइट करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2018 के अंदर आया तो 117 नंबर पर था। पाकिस्तान आउट 180 टोटल ममालिक जिनका परसेप्शन इंडेक्स बताया गया। 2019 में ये इंडेक्स में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 120 पर है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो 2019 के अंदर ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया। PMLN के दौर के अंदर अगर आप इसको मुवाजना करें, 2013 के अंदर ये 175 में से 127वें नंबर पे था, 2014 में 174 में से 126वें नंबर पे, 2015 में 167 में से 117 नंबर पर, और 2016 में 180 से 116 नंबर पर आया। 2017 में फिर 117 नंबर पर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जितना भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो बदकिस्मती के साथ बहुत हायर साइड पर रहा। 174 में से 139, 182 में से 134, 178 में से 143, 180 में से 139। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। नफीसा शाह साहबा, अगर आज ये आप कहती हैं कि ये हुकूमत करप्ट है, तो आपकी हुकूमत के दौरान जब वफाक में आपकी हुकूमत थी के हवाले से परसेप्शन ये था कि वो बहुत करप्ट है। और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये जारी बात है, फिगर्स मैंने घर नहीं बनाए होंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद इन अ वे यही कह रही है कि आपके बारे में परसेप्शन ज्यादा नेगेटिव था। मुनीर, द आर्गुमेंट देयर आर 2 or 3 थिंग्स जी। फर्स्टली, ये 10 साल 15 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, और पिछली गवर्नमेंट में भी हम नहीं थे, हम ऑपोजिशन में थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जितने भरमार की है केसेस की, अब इस वक्त इनको जवाब देना है। इनके इर्द गिर्द जो माफियाज बैठे हैं, और करप्शन इज नॉट जस्ट एक मॉनेटरी करप्शन तो है जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी निकल रही है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो रेड टेपिज्म है, जो नेपोटिज्म है, और सबसे ज्यादा जो हिपोक्रेसी है, जो इनकी मुनाफकत है। क्योंकि इनका जो मेन उसमें वो कहते हैं कि हमें वोट मिला है, वो नारा यही था कि जी हम तो बड़े साफ सुथरे हैं, हम तो वॉशिंग मशीन लेके आएंगे और हर चीज को लॉटरी गुजारेंगे। वो कहाँ गया?
वो कहाँ गया? कौन सा इदारा उन्होंने ठीक किया है? ठीक है, कौन से एफिशिएंसी लेके आए हैं? केई का आप देख लें कि केई की ये फर्नेस ऑयल नहीं मिला, लोड शेडिंग। अच्छा मैं एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी फिक्स करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा आपके सिग्नल में से थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही नफीसा आप। कह रहे हैं कि who made a quick buck out of the 30%, 34% increase ठीक है, overnight? लेट मी आस्क द गवर्नमेंट ना, लेट मी आस्क द गवर्नमेंट। बात ये हुमायूं साहब, अगेन मैं आपके पास इसलिए आऊँ कि ये सवाल हुकूमत से ही बनते हैं। अभी नफीसा शाह साहबा ने अपना केस बिल्ड किया, जुबैर साहब ने भी बताया, परसेप्शन अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे अहम मामलात वो ब्लॉक हुए हैं, उनके ऊपर वर्चुअली कार्रवाई कोई नहीं हुई। जब ब्रेक के बाद आएंगे, हुकूमत से जवाब लेना बनता है कि हुकूमत जब कह रही है एहतसाब हो रहा है, हम इसको भी पकड़ेंगे, हम उसको भी पकड़ेंगे, इस दौर में कोई चोर नहीं बचेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हुकूमत ने ही देना है। हुकूमत को ही लोग रिप्रिमांड करते हैं, हुकूमत से ही जवाब मांगते हैं, उस पर बात करेंगे। और ये कि क्यों अभी तक हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात अवॉइड करती रही है फॉरेन फंडिंग के मामले को। 5-5.5 साल का डिले, मुतअद्दिद स्टे ऑर्डर्स, मुतअद्दिद दफ़ा एडजर्नमेंट्स ली गई, क्यों ली गई? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है, इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारे साहब क्विकली सर, ये BRT हुकूमत गई है स्टे ऑर्डर के अंदर, करने देना सर, अगर कुछ नहीं है गलत तो फिर वो ये तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगो था कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो सब इंक्वायरी होने दें, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन BRT देख लें या पेट्रोल क्राइसिस देख लें और बहुत से मामलात हैं, ये मेडिसिन का देख लें, आटे का स्कैंडल देख लें, आपने रिपोर्ट्स बनवा दी, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं जिनकी वजह से बहुत से गलत फैसले लिए गए वो अभी भी अपने ओहदों पर मौजूद हैं, ये क्यों? देखिए मुनीब, मैं चंद गुजारिशात करूं कि पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात थे और PTI के आने से पहले थे जी, और नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट की JIT बनाई हुई JITs के तहत वो बने। नवाज शरीफ पे खुद उनके अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT में बना। आप बाकी पीपल पार्टी के डॉक्टर आसिम हो या शजील मेमन हो, ये सारे मुकदमात जो हैं ये PTI से पहले के बने हुए हैं जी जी, और ये सब जुडिश रहे हैं और उसमें बेल्स हैं, ये सारा कुछ है। सो आप हमें ये ना कहें कि हम एक किसी पार्टी की लीडरशिप के पीछे लगे हुए। इमरान खान के खिलाफ मुझे ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कौन सा करप्शन चार्ज है? जिस नौयत के करप्शन चार्जेस पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप या PMLN की टॉप लीडरशिप, मुझे जरा एक चीज बताइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ सर मानी साहब, सर ये थोड़ी सी बात सर बसद एहतराम, ये वैसे जुबैर साहब इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे सवाल मेरे पास भी था, जुबैर साहब रिस्पॉन्ड कर दें सर। वो कहते हैं कौन सा इल्जाम है? जी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हाउ डज वन लुक, कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं एंड यू रिफ्यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन, रिफ्यूज टू इवन आंसर दैट क्वेश्चन। सो करप्शन इज ऑल ओवर PTI। जब आप जवाब भी नहीं देते ना, स्पेसिफिक जवाब नहीं देते। दूसरी बात, इमरान खान के बारे में ये कहते हैं, इमरान खान 300 कनाल के घर में रहते हैं, जो सबसे बड़ा घर है पूरे इस्लामाबाद में। कौन फंड करते हैं उनके एक्सपेंसेस? ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टैक्स रिक्वायरमेंट है कि आपको ये बताना है कि ये इसके अखराजात कौन पूरे करता है। जहाज़ों में सफ़र करते रहे हैं 25 साल तक, खाने खाते रहे हैं दुनिया भर में, अयाशी करते रहे हैं, कौन बिल देता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देता है? हमारे से तो सवाल पूछा जाता है, हमारे से तो सवाल अभी भी मेरे पास एक आया है जब मैं वहाँ इस्लामाबाद में मिनिस्टर था कि जी ये आप करते थे, आप इसका जवाब दें। और बिल्कुल सही है उनका क्वेश्चन, इमरान खान क्यों नहीं बताते हैं कि उनके अखराजात कौन पूरे करता है? और अगर उनके अखराजात कोई और पूरे करता है, क्या वो जो अखराजात कोई और पूरे करता है उसने अपने टैक्स रिटर्न्स में शो किया हुआ है? नवाज शरीफ को डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी अकामा में रिसीवेबल ना शो करने की वजह से, अकामा में रिसीवेबल ना शो करने की वजह से, जो कि बनती नहीं थी। यहां 20 साल से इतने बड़े घर के इतनी बड़ी अय्याशी हो रही है और उसका पता ही नहीं। मैं ये कहता हूं, इनको चैलेंज करता हूं, ये बता देंगे कौन अखराजात पूरे कर रहा है, कौन बिजली के बिल पे करता था, कौन मायूस साहब बता दें सर, मायूस साहब को बताने दें, कौन एक सेकंड। और वो जो शख्स है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमायूं सुन लें,
वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दूसरा खर्च करता था ना, तो उसको अपने टैक्स रिटर्न्स में ये शो करना होता है कि मैं इमरान खान का उठा रहा हूं, आप बता दें, और जवाब स्पेसिफिक हो, इधर घुमाए ना कि वो डिलॉयट और वो फलाना और इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर दें कि ये आप ब्लॉक क्यों करते हैं। अच्छा चले हमायूं साहब को, सर हमायूं साहब को जवाब देने दें, फिर मैं नफीसा शाह साहबा के पास जाता हूं, मैं फिर नफीसा शाह साहबा के पास जाता हूं। हमायूं साहब जवाब दें सर। मेरे पास तो 10 और हैं, जुल्फी बुखारी से लेकर रज़ाक दाऊद के खुसरो बख्तियार, वो सारे के सारे करप्शन के केसेस हैं जिसमें इमरान खान ऊपर बैठे हुए। अच्छा सर एक मिनट जवाब हमायूं साहब दे दें, सर जवाब दे दें हमायूं साहब। जी हमायूं साहब प्लीज सर। ज़ुबैर सवाल मुकम्मल करे तो मैं जवाब दूं ना। सर करें तो देखिए बात ये ज़ुबैर, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि बनी गला कैसे बना, नहीं मुझे नहीं क्या पता, हुआ, किधर से क्या मानने, सुनिए बनी गला का केस तो सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। आपकी पार्टी मैं अखराजात की बात कर रहा हूँ सर जी, इधर उधर ना घुमाएं, मैं अखराजात की बात कर रहा हूँ। ये मैं इस तरह भाई आपका जो सवाल अच्छा नहीं, आप उसका जवाब अच्छा सर हमायूं साहब को जवाब देने। अच्छा सर क्लैरिफाई कर दें, मैं पूछ रहा हूँ अखराजात कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा नहीं इंटरप्ट करेंगे तो मैं बात करने से नहीं जुबैर साहब एक सेकंड। सर हमायूं साहब सर मैं आपने सवाल तफसीलन किया है और मैं सर आप जवाब दे सर पीएमएल अखराजात बता दें सर। अखराजात फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में जी सर, इमरान खान के खिलाफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ। अच्छा। और वो तफसीली रेफरेंस था और वो सैकड़ों पेजेस पे था और उसमें ये सारे बनी गला कैसे हुआ और इमरान खान खर्चे कैसे बर्दाश्त करता है। इमरान खान ने 40 साल पुरानी मनी ट्रेल उसमें मुहैया की, वो बरी हो गए सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से। जहांगीर तरीन साहब खर्चों का तो बात नहीं थी उसमें हमारे साथ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर उसमें खर्चों का जिक्र नहीं था सर कि चलता कैसे है सर। कॉमन चीज होती है उसमें खर्चों का जिक्र नहीं था भाई, आप भी रिटर्न उसमें खर्चों का जिक्र नहीं था, वो था बनाया कैसे था। मैं पूछ रहा हूँ खर्चे कौन बर्दाश्त करता है। हम खर्चे करते हैं, बुनियादी चीज होती है। जब हमारे टैक्स रिटर्न्स जाते हैं उसके ऑडिट्स होते हैं तो बेसिक सवाल होता है कि आपके खर्चे इतने थे, आपने ये कैसे पूरे किए, आपकी आमदनी के जराए क्या थे। इमरान खान हर साल टैक्स रिटर्न फाइल आप बता दें ना सर और उसमें आप बता देना, आप बता दें रिटर्न फाइल हुए, पीएमएलएन के नीचे एफपीआर में रिटर्न फाइल हुए और इनकी अपनी हुकूमत में रिटर्न फाइल होते हैं। इमरान खान का उनका रिकॉर्ड बिल्कुल मुकम्मल है। अच्छा एक मिनट मैं जरा नफीसा कहाँ कौन उठाता है, उनकी तो इनकम नहीं है, तो उनके खर्चे कौन उठाता है ये बताएं ना। अच्छा 2014 में, 2015 में, 2012 में, 2010 में वो जो केस था उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हालांकि हमें उस पर एतराज है लेकिन उसको छोड़ दें। खर्चे कौन उठाता है इतने? भाई 300 कनाल का घर है, आप बिजली का बिल देख लें, हमें बता दें कि आप मेरे से पूछ लें कि हुमायूं अख्तर आप इस घर में रहते हैं, आपके खर्चे कौन उठाता है? सर आप तो माशाल्लाह एक नहीं सर आप टैक्स पेयर हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत है। हमायूं साहब आप एक कारोबारी शख्सियत है सर, जिसमें बुनियादी सवाल ही ये होता है कि आपके खर्चे क्या थे और हमायूं साहब सर आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, आप एक कारोबारी शख्सियत है, आपसे कोई नहीं पूछ सकता मेरे ख्याल में कि आपके खर्चे कौन उठाता है। आप एक कारोबारी शख्सियत है, आपके एसेट्स भी डिक्लेयर्ड होंगे, आपके बिजनेसेस भी डिक्लेयर्ड होंगे। इमरान खान साहब का तो आर्गूमेंट ये है ना कि उनका कोई कारोबार नहीं है। ऑपोजिशन या जुबैर साहब आपसे यही पूछ रहे थे कि खर्चा कैसे चलता है, घर कैसे चलता है इमरान खान साहब का और चलता कैसे रहा है, और जो इमरान खान साहब के हवाले से केस था पीएमएलएन का उसमें खर्चों का जिक्र नहीं था। इमरान खान ने तफसीली बयान दिया था कि जो उन्होंने फ्लैट अपना चेल्सी में बेचा था लंदन में, उसकी पूरी मनी ट्रेल इमरान खान साहब को अपने वालिदैन से प्रॉपर्टी मिली विरासत में, ये सारी चीजें मौजूद हैं उनके। अच्छा चले ठीक है सर मान लिया। नफीसा शाह साहबा देखिए आर्गुमेंट जो पीटीआई देती है वो ये है कि जी आपके तो अकाउंट्स भी जाली और उन्हीं से फिर सदका के बकरे भी जाली और पता नहीं जो कुछ भी होता है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इस आर्गुमेंट को या इस क्रिटिसिज्म को? देखिए ये सारे केसेस नैब में हैं और जैसे डॉक्टर आसिम की कहानी शुरू हुई 400 अरब
रुपए पे अब वो 480 अरब। अरब और खरब निकाल दी, वो कहाँ है? व्हाट इज द केस? मुझे बता दें कि केस कहाँ है, कहाँ डायरेक्टली आसिफ जरदारी साहब का नाम किधर है, मोहतरमा फरियाद टालपुर साहब का नाम किधर है? उसके बरक्स हलीमा बीबी ने कन्फेस किया, उन्होंने कन्फेस किया, उनके नाम पर एक नहीं 3 प्रॉपर्टीज निकली और 3 मुख्तलिफ कैपिटल्स में, न्यू जर्सी में निकली, लंदन में निकली और एक इधर पता नहीं किधर कौन सा तीसरा कैपिटल था। शी कन्फेस्ड। तो उसके ऊपर क्यों नहीं जेआईटी और मनी ट्रेल बनी? और अलीमा बीबी का कहाँ से ये पैसे आए? अगर चंदे का लिंक है तो एक उसके ऊपर भी जेआईटी बनाए। अच्छा। खान साहब के आप बिलावल हाउस हर खर्चे पर आप ये भी खर्चा देख रहे हैं कि केक के पैसे कहाँ से आए, तो बनी गला के भी ये निकाले ना सारे अकाउंट्स 10, 15, 20 साल के, जो कहते हैं मेरी स्ट्रगल है। बिजली का बिल उनको कौन देता है? उनके माली कितने उन्होंने रखे हुए हैं, उनका बिल कहाँ से आता है? ये इनके जो खलीफे बैठे हुए एटीएम्स की जो भरमार है और खत्म ही नहीं होती लंबी लाइन, उनके ऊपर भी एक जेआईटी बना दे तो सारी चीज जो है, पूरा जो इनका विशियस साइकिल और विशियस सर्कल है, वो खुल के रख जाए, यानी कि तमाम लीडरान के स्पॉन्सर्स एटीएम निकलने चाहिए बाहर। मुझे बताएं इनमें इनके पास क्या है दिखाने को अपनी सफाई में इस वक्त? ठीक, अच्छा चले, अब ये क्योंकि आर्गूमेंट इतना लंबा है और इसके ऊपर गुफ्तगू बहुत सी हो सकती है। जुबैर साहब के भी कुछ बड़े फोकस सवाल थे, वो पार्टिसिपेंट है, मैंने भी मायूं साहब के सामने कुछ गुजारिशात पेश की। उम्मीद करते हैं आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक जवाब आएंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से ये रिपोर्ट जो कि FIA की रिपोर्ट है, जो कि आज बिलावल साहब ने लहराई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, DG FIA उस वक्त बशीर मेमन साहब थे और ये वाकई फैक्ट है कि ये इंक्वायरी हुई थी। तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? आप इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए, अवेलेबल हो ही जाएगी। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा बात हो जाए। ईद करीब है, यानी बड़ी ईद करीब है और मजहबी फरीज़ा भी अदा करना है, लेकिन एहतियात कैसे होगी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब? ख़तरा किस बात से है? क्या जानवरों से भी ये फैलता है कोरोना वायरस, या जानवरों से ट्रांसमिट हो सकता है? क्या तरीकाकार होना चाहिए जानवर सेलेक्ट करने का जब आप जाएंगे मवेशी मंडियों के अंदर, और किस चीज़ की एहतियात के लिए आपको ज़्यादा जहन में बात रखनी चाहिए? एक ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से या कोरोना वायरस के ऊपर अपडेट्स के हवाले से हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, माहिरीन को बुलाया, पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान में कितनी इफेक्टिवली या किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर मरीज़ पाकिस्तान के अंदर जो टोटल शिकार हुए हैं कोरोना वायरस का, ये जो इस मर्ज़ में लाहक हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तकरीबन 1,56,700 मरीज़ ऐसे हैं जो कि इससे सेहतियाब हो चुके हैं। एक जो अच्छा ट्रेंड सामने देखा जा रहा है वो ये है कि जो तशवीशनाक हालत में मरीज़ जाते हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है, बतदरीज कमी हो रही है। अगर आप ग्राफ्स को देखें तो उसमें भी जब से ये मामला शुरू हुआ है उसके बाद से, ख़ास तौर पर अगर जून और अब से लेकर अब तक के मामलात को देखा जाए तो उसमें एक कमी वाक़या हुई है, कम जो लोग हैं वो इसकी शिकायत कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि वाकई इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान में इसको डील किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए SOPs पर सख्ती से लोगों ने अमल दरामद किया है, लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है? क्या ये वजह है, या एक जो तशवीशनाक सवाल है या हालात हो सकते हैं कि क्या वाकई मुल्क में जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है, और क्या हम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या NCOC की तरफ से या असद उमर साहब की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि मामलात बेहतर हो रहे हैं तो हम जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या इसका कुछ ऐसा है कि खुदा न खास्ता दूसरी लहर भी पाकिस्तान में आ सकती है और ये कब ऊपर भी जा सकता है? ये जानने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब की तरफ, जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, डिजीज़ को भी डील करते हैं। बहुत से कोरोना के मरीज़ उन्होंने डील किए हैं, ट्रीट किया है उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग शिफा भी उनको मिली है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कमी आ रही है केसेस के अंदर, क्या इसकी वजह यह है कि वाकई ये स्मार्ट लॉकडाउन या SOPs की वजह से कंट्रोल हुआ है, या टेस्टिंग कम हो गई है? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरा ख्याल है ये दोनों फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि
किसी हद तक कमी भी आ रही है, और मेरा ख्याल है उसका कुछ किसी हद तक क्रेडिट भी हमें स्मार्ट लॉकडाउन्स को देना चाहिए। देखें, हम तो शुरू से ये कहते आए हैं कि किसी किस्म का हमें ऐसा कोई भी इंटरवेंशन बड़ी वेलकम होगी जहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम किया जाए। तो जाहिर है चाहे वो सेलेक्टेड है या नॉन सेलेक्टेड है, एनी लॉकडाउन इज गियर्ड टुवर्ड्स दैट। तो लॉकडाउन से ये तो नहीं है कि वो एंटी वायरल इफेक्ट है। वायरल लॉकडाउन का मकसद ये है कि हम आपके समाजी राब्ते कम हों और लोग किसी हद तक अपने आप को महसूस कर लें अपने अपने एरियाज में। ठीक है, और दुकानें कम खुलें, और दुकानों पे अगर सौदा लेने पहले पूरी फैमिली जाती थी तो एक बंदे को जाने दिया जाए। और दूसरा मेरा ख्याल है कि इसका ये भी इफेक्ट डेफिनेटली हुआ है कि पहले हम लोगों को डरा बहुत रहे थे लेकिन वो डर नहीं रहे थे। अब जब उन्होंने उनके हर मोहल्ले में और हर जगह पे हमसायों में कोई लाश देखी है तो उनको समझ लग गया कि ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है और ये उनके बहुत करीब आ चुकी है वायरस। तो किसी हद तक शहरों में अब जो खतरा है वो रूरल एरियाज में है। और विद ईद कमिंग इन, तो ईद इज अ रूरल एक्टिविटी मोस्टली, और लोग रूरल एरिया से शहरों में आते हैं, अपने जानवर लेके आते हैं और वो करने आते हैं उसको अपने अपने जानवर को पूरी तरह वो सेल करने आते हैं। तो वो उसके ये खतरा है कि वो रूरल एरियाज में ना चला जाए, और रूरल एरियाज में अभी भी अवेयरनेस इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो इंडिया में ये हुआ कि जब ये अर्बन से रूरल में गई तो फिर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत हुई। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। आई थिंक वी शुड बी इवन मोर कंसर्न कि अगर ये अप्रोचिंग ईद और फिर मुहर्रम और फिर रबीउल अव्वल, ये बहुत बड़े तकारीब होती हैं हमारे मजहबी, जहाँ पे लोग बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा राब्ते होते हैं आपस में। तो इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो शायद हम उस लेवल पे चले जाएं कि तो सेलिब्रेट। अभी भी 3 या 4 अमवात हर घंटे पे हो रही हैं, तो विच इज़ ए ह्यूज थिंग फॉर अस। तो इसलिए इसको अभी तो मेरा ख्याल है इट्स लिटिल टू अर्ली टू सेलिब्रेट एनीथिंग एट ऑल। ठीक, अच्छा, ये जो क्योंकि आपने सेलिब्रेट करने वाली बात भी की, वज़ीर आला सिंध भी शायद ये कह रहे हैं कि हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अस्पतालों की सिचुएशन जब हम देखते हैं, सरकारी अस्पतालों की जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उनमें तो एक बेहतरी की कैफियत है, नज़र आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब जिक्र किया ईद का, पिछली ईद पर देखा गया था हुकूमत की तरफ से, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड अपनी जगह पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरी की भी है, लोगों की भी है। लोग एकदम बाहर निकले, हुकूमत पे भी दबाव बहुत था। लेकिन इस ईद पर अगर हुकूमत कहती है कि जी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वो मवेशियों की मंडी खुलेगी या शहर से बाहर लगा देंगे, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? लोग तो उसी तरह जाएंगे और उसी तरह वहाँ पर ख़रीदारी भी करेंगे। ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता ये अभी भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कर्व दोबारा ऊपर चला जाए, क्योंकि ये कोई नज़र आती है आपको कि इससे फ़र्क पड़ेगा कि सब्जी वो मवेशी मंडी शहर से बाहर है या उसकी टाइमिंग कम है? मेरा ख्याल है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। मकसद तो ये है कि देखें, ये भी ईद ज़्यादा रिस्की है दैन पहली ईद। हालांकि पहली ईद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत रिस्की हो गई थी बिकॉज ऑफ शॉपिंग स्प्री एंड सेलिब्रेशंस। तो ये ईद में वो चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन उससे आगे फिर जानवरों की खरीदो फरोख्त है और जानवरों को हाथ लगाना है हज़ारों लोगों ने, और कोई हाथ धोने का वहाँ इंतज़ाम भी नहीं होना। और वो वल्नरेबल ग्रुप होगा जो कि मास्क का बिल्कुल नहीं यूज़ करते, ख़ासकर जो हमारे ताजर हजरात जो लेके आएंगे हर्ड्स, और जो फिर ख़रीदार जाएंगे उन्होंने टच भी करना है, उनको उठा के भी देखना है जानवरों को। और फिर जब आपके घर कसाब आएंगे और एक ऊँट ज़िबा हो रहा है तो पूरे मोहल्ले ने उसको विटनेस करना है। तो ये सारे ही बहुत रिस्की बिहेवियर्स हैं हमारे। और जैसे आपने कहा कि देखें, एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो अच्छी ऑप्शन है कि देखें, हज आपने भी शायद किया होगा, मैंने किया है, तो उधर हमें नहीं पता होता कब हमारा जानवर कौन सा जानवर है, कहाँ एक पर्ची दी जाती है कि जी फलाने टाइम पे हो जाएगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम अप एंड यूज टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी करे कि अपने घरों में मोहल्लों में ये जानवर ना लाएं, ना किए जाएं, ना खरीदो फरोख्त हो। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जो ट्रेडर्स हैं, जो इस चीज़ में जो उनको भी जाहिर है उनको भी ईद को अप्रोच कर रहे हैं विद दिस एक्सपेक्टेशन कि उनको जो सारे साल उन्होंने जानवर पाले हैं। तो इस तरह का कोई ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिक लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है,
वो इस किस्म का करे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, लोग देख भी सकें अपने कैमरे के ज़रिए कि उनका जानवर हो भी गया है और गरीबों तक वो गोश्त पहुंच भी गया है। कुछ इस किस्म की बाकी बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी यही कुछ करना चाहिए कि ताकि ये जानवरों के साथ कांटेक्ट भी मिनिमाइज हो। ऑल्दो अभी इतना कोई एविडेंस नहीं है कि ये जानवरों में मुंतकिल होती है, लेकिन ये हो सकती है, हुई है, डॉग्स में हुई है, तो इसलिए। और दूसरा, गोश्त में भी नहीं है जाती वायरस, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्किन को टच करेंगे अगर 2 या 3 लोग और वो हाथ भी नहीं धोएंगे तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन बढ़ेगी और क्लोज कांटेक्ट में और भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि ये बजाय ये मंडियाँ लगें, उनको ऐसा करना चाहिए कि इसको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त हो सके और ऑनलाइन ही पेमेंट हो सके, या कोई जो इनके एडिशनल कमिश्नर्स वगैरह हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए और वो जित कदर कर सकते हैं लिमिटेड लेवल पे इसको किया जाए यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज मच एज वी कैन। ठीक, डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द एंड बहुत सी एसओपीज़ हैं जो गवर्नमेंट या वजारत मज़हबी अमूर भी अब शायद लाएगी, लेकिन एसओपीज़ अपनी जगह पर रह जाती हैं। बाय एंड लार्ज आपको लगता है एक अच्छी बात ये हुई कि कम से कम जिस तरह आपने भी कहा कि लोगों ने अब इसे रियलाइज़ किया है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये रियलिटी है। कोई फैमिली में खुदा न खास्ता अगर किसी की वफ़ात हुई है की वजह से, या हल्का बाब में हुई है, मोहल्ले में हुई है, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ है। बट गवर्नमेंट को ये जो टेस्टिंग की बात मैंने शुरू में भी की, ये कम हुई है, और इसको अगर हम अभी भी वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमें ब्लेम किया जाता है कि शायद हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और हम कंट्रोल नहीं कर पाए। वो कहते हैं अभी भी हम डबल टेस्टिंग कर रहे हैं बाकी सूबों की बनिस्बत। तो टेस्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? गवर्नमेंट तो कहती है हमने इतनी लैब्स बना दी है, इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। देखो मुनीब, अब ये टेस्टिंग देखें, हम ही कह रहे थे टेस्टिंग एंड WHO भी कह रही थी। तो अब ना तो जो बाहर से फ्लाइटें आती हैं उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है, ना उन लोगों को जिनमें ये टिपिकल अलामात हैं या उनके घर में हैं किसी और को तो ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट है तो उसको भी नहीं, ना उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। जब ये बीमारी से वो निकल आते हैं, अलामात ख़त्म हो जाती हैं 12 दिन बाद, तो वो पहले हम कहते थे 2 टेस्ट कराएंगे। तो इसलिए अब जो डिमांड कम है टेस्ट की, लेकिन ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट को टेस्ट बहुत ज़रूरी करने चाहिए और रैंडमाइज्ड करने चाहिए, ताकि प्लानिंग टेस्टों पे करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट्स को तो डेफिनेटली और रैंडमाइज सैंपल करने चाहिए, मस्जिद को सेंट्रल पॉइंट लेके हर 5वें घर में जाके उनको रैंडमाइज करने चाहिए, या हर 5वीं दुकान पे जाके करना चाहिए। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी होगी ताकि डिजीज़ की एक्चुअली ऑन ग्राउंड हम प्रेवलेंस देख सकें। क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ी वजह है कि रिपोर्ट टेस्ट, हम पॉजिटिव केसेस उनको कहते हैं जिनके पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, अलामात वाले एक्सक्लूड हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज़ हो चुकी है, लोग ना इससे मरना चाहते हैं ना जीना चाहते हैं, और लोग इसको छुपा रहे हैं, और लोग बहुत बहुत सीरियस हालत में इस वक्त घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर उनकी किसी बाप की या किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो भी रिपोर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज मिसपरसेप्शन बहुत हैं और स्टिग्मा अटैच हो गया इस डिजीज़ के साथ। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें रैंडमाइज्ड टेस्टिंग, पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फ्यूचर में इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ देख सकें कि इस वक्त कितनी है, और इसकी प्लानिंग एविडेंस बेस्ड कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ईद की आमद उसी के लिए ज़रूरी था कि एक एक्सपर्ट सही जैसे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, ये हमें बताएं कि ख़तरात क्या लाहक हैं। क्योंकि आपने देखा ईद उल फितर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद बाहर शॉपिंग के लिए निकली, और उससे जो ट्रांसमिशन रेट है वो एकदम बढ़ गया। अब भी बहुत से लोग एक मजहबी फरीज़ा है उसकी अदायगी के लिए निकलेंगे, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिन बातों का जिक्र प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने किया, उम्मीद है उनको मलूज़ खातिर भी रखा जाएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।